हाथरस मामला आपको याद होगा, उसको 1 साल हो चुका है। 14 सितंबर के दिन जो है उस बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, और गैंग रेप के बाद जो बच्ची के उसके साथ तो गैंग रेप होता ही है, उस महिला के साथ तो गैंग रेप होता ही है, लेकिन उस गैंग रेप के बाद जो परिवार के साथ शासन और प्रशासन जो उत्पीड़न करता है, उनका शोषण करता है, वो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। देखो अब 1 साल हो गया है कि कैसे जो है रेप हुआ, जो एक दलित महिला थी, दलित महिला के साथ रेप होता है, जो सवर्ण थे उन्होंने रेप किया, उसी गांव के लोगों ने रेप किया, और उनको बचाने के लिए कैसे जो है शासन प्रशासन जुट जाता है, मर जाती है। 29 सितंबर को जो है वो महिला मर जाती है दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। लेकिन जब उसकी मौत होती है, वो मौत तो एक मौत थी, लेकिन जो उसके बाद की जो कहानी है आप लोगों ने देखी होगी, अगर आपको याद होगा हाथरस मामला, कि कैसे परिवार को जो है जब उसको हॉस्पिटल से उसके गांव लेकर जाया जाता है, हाथरस लेकर जाया जाता है, तो कैसे परिवार को उसकी बॉडी भी नहीं दी जाती, परिवार को कैसे ताले में अंदर बंद कर दिया जाता है, और बॉडी प्रशासन किसी रद्दी के साथ जला देता है, कागज, टायर, जो उनको मिलता है, पेट्रोल, उनके साथ बॉडी को जला दिया जाता है, परिवार को शक्ल तक नहीं दिखाई जाती। उस केस को देखने वाली जो लॉयर है हमारे साथ सीमा कुशवाहा है, और 1 साल हो गया, 1 साल को देख रही हैं, तो आज वो केस कहाँ तक पहुँचा उन्हीं से हम लोग जानते हैं। सीमा जी, 1 साल हो गया है हाथरस मामले को जी, क्या चेंजेस आए, कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या हुआ, वो मामला कितना आगे बढ़ा? देखिए, अगर हाथरस केस की ट्रायल की मैं बात करूं, ट्रायल जो मेन केस था जिसमें 376 जो गैंग रेप की धारा लगी, 302 मर्डर की और SC/ST एक्ट लगा हुआ है, उस ट्रायल की बात करेंगे जो हाथरस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। वो अभी एविडेंस की स्टेज पर है, जिसमें कि विक्टिम परिवार जो है, भाई जो कंप्लेनेंट है उनके साथ जिरह जो है क्रॉस उसमें स्टेज पर है। कई एक लोगों के करीब वहाँ पर 15 जो PW हैं उनके स्टेटमेंट हो चुके हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट है, तहसील मजिस्ट्रेट हैं, हेड कांस्टेबल हैं, डॉक्टर्स हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं, उन लोगों के स्टेटमेंट हो गए हैं। वो ये इस केस पे, ये वाला केस इस स्टेज पर है। दूसरा जो इसमें है कि रात में उस बेटी को ज़बरदस्ती क्रिमेट कर दिया था परिवार की विदाउट कंसेंट के, उसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो लखनऊ बेंच है उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था। वो केस भी अभी कहेंगे कि 2-3 हियरिंग में फाइनल स्टेज पर है। उसमें एफिडेविट परिवार की तरफ से मैंने फाइल किया था। उसमें जो है जो केस में है ट्रायल, जो है ट्रायल नहीं कहेंगे, जिसका मैटर है जो कॉग्निजेंस लिया था, तो उसमें भी अभी नेक्स्ट डेट जो है वो 16 सितंबर की डेट है। तो अब देखते हैं उसमें कि फाइनली मुझे लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम था, जब सरकार की तरफ से वहाँ पर एफिडेविट फाइल किया गया, विक्टिम परिवार की तरफ से किया गया, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क था, विजुअल्स जो भी हैं वो कोर्ट देख चुकी है, तो वो सब फाइल किया था। अब ये आर्गूमेंट के स्टेज पर है केस वहाँ पर भी। तो मुझे लगता है कि विदिन 2-3 मंथ्स में ये दोनों जगह केस हमारा डिसाइड हो जाएगा। तो क्या ये 2 अलग अलग जगह केस चल रहा है? जो एक अंतिम संस्कार आपने बताया था, जो ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार कराया गया, वो, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, वो क्या ये दोनों अलग अलग मामले चल रहे हैं? मतलब एक ही मामले के 2 अलग अलग जगह चल रहा है केस? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, क्योंकि एक केस है कि किसने ये क्राइम किया, उस बेटी के साथ किसने रेप किया, किसने मर्डर किया। एक वो केस है, उसको हम बोलते हैं कि वो ट्रायल में चल रहा है, जो मेन केस है, जिसमें CBI ने चार्जशीट फाइल की है, उन 4 को आरोपी बनाया था, वो हाथरस में चल रहा है। जो केस लखनऊ में चल रहा है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, और हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी केस को सो मोटो कॉग्निजेंस, अपने आप से उसको संज्ञान में लेने का अधिकार। तो जब रात में उस पीड़िता को जब जला दिया गया और बिना परिवार के परमिशन के, और वो मीडिया में हर जगह सारी चीज़ें चली, उसको लेकर के हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने कॉग्निजेंस लिया था, तो वो एक सेपरेट है और ये एक सेपरेट केस है। उसमें जो चीज़ों पर सुनवाई हो रही है उसमें ये हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे जला दिया बिना परिवार के परमिशन के। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमने परमिशन ली थी। विजुअल्स देखे गए तो उसमें ये क्लियर है कि कहीं पर भी कोई परिवार की सहमति नहीं थी कि आप बेटी को जला दो बिना लास्ट जो उसके रिचुअल्स होते हैं, जो अंतिम संस्कार हर रिलीजन में, हर क्षेत्र में और पर्टिकुलर हर कास्ट में सबके अलग अलग तौर तरीके होते हैं, उनके आधार पर जो अंतिम संस्कार होता है वो
जो उसको किया जाता है, तो उसको लेकर के कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, वो लखनऊ में चला। तो ये 2 केस चल रहे हैं अभी। तो क्या लग रहा है इस मामले को, आप लगातार देख रही हैं, शुरू से आप जुड़ी हुई हैं इस केस से, क्या लग रहा है किस तरह की सज़ा उन आरोपियों को हो सकती है? देखिए, इसमें हमारी तो जो डिमांड रहेगी, जो प्रोविज़न है कि गैंग रेप और मर्डर में जो सज़ा है वो फांसी की सज़ा का प्रावधान है। और लेकिन एक और चीज़ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है जो उनकी, उसमें है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर में ही फांसी की सज़ा का प्रावधान है। तो जो मैक्सिमम अगर इसमें मिनिमम पनिशमेंट की बात करें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। और हम लोग अपना जो भी है आर्ग्यूमेंट रखेंगे तो वो उतना होगा, और इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो फांसी की सज़ा है। आप इस केस को 1 साल से देख रही हैं, आपको लग रही है उम्मीद कि फांसी तक ये मामला पहुंचेगा? देखिए, अभी तो फाइनल आर्ग्यूमेंट नहीं हुए हैं, एविडेंस पर ये मैटर है, तो पहले से ये कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। लेकिन बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, मर्डर हुआ है, और ये प्रोविज़न है कि गैंगरेप और मर्डर में फांसी की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारी जो डिमांड है वो वही रहेगी कोर्ट से, फिर कोर्ट का जो अपना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैंने ये बता दिया कि जो मिनिमम पनिशमेंट है वो आजीवन कारावास से कम नहीं होगा। आपने इस केस को देखा तो इसमें कास्ट एंगल भी शुरुआत से देखा गया कि जो पीड़िता थी वो दलित परिवार से थी, और जो उसके आरोपी थे वो सवर्ण थे, और पूरे गाँव में मतलब वो सवर्ण नहीं रहते हैं, दलित परिवार जो है वो अकेला ही परिवार है, 2-3 घर जो है उनके रिलेटिव ही वो हैं। तो क्या लग रहा है कि पूरा कास्ट का एंगल है? क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि बेटी बेटी होती है, उसमें उसकी तो कोई कास्ट नहीं होती, तो क्यों इसको कास्ट का एंगल बनाया जा रहा है? क्या इसमें कास्ट सच में मैटर करती है? बिल्कुल, देखिए, इस केस में कास्ट मैटर की है। उसका जो कारण है हम बताना चाहेंगे जो, और इस चीज़ को मुझे लगता है कि जो लोग भी सुन रहे हैं आपके मूक नायक चैनल से, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो कमियां हैं और जिसके वजह से हमारे ही देश के नागरिक पीड़ित हैं। वो कमियां ये हैं कि अभी भी ग्रास रूट लेवल पे विलेजेस में अभी भी कास्ट देखने को, कास्ट का जो एंगल है वो देखने को मिलता है, हर चीज़ में मिलता है। अगर इस केस की बात करें तो इस केस में जिस दिन, पहले दिन जब वो पीड़िता के साथ जो क्राइम हुआ, उसके बाद जब उस बेटी को लेकर के उसका भाई, मदर, जैसे कैसे भी वो हिलती कंडीशन में, ख़राब कंडीशन में उसको मोटरसाइकिल पर गोद में बैठाला, माँ ने संभाला, जैसे तैसे उसको लेकर के गए वहाँ पर पीएस में, जो चंदपा थाना था, वहाँ पर आप देखोगे कि एक बेटी जिसका मुंह में ब्लड है, आंखें रेड हो गई हैं, जिसकी बॉडी जो है बिल्कुल भी पैरालाइज हो गई है, उसको आप ज़मीन में लिटाए हुए हैं। अगर कोई भी विक्टिम जो है, क्या इस तरीके से वो वाल्मीकि समाज से हैं? क्योंकि हमारे देश में कहीं पर भी मैं ये खुल के कहना चाहती हूँ कि कहीं पर कोई भंगी बोलता है, कोई मेहतर बोलता है, कोई वाल्मीकि बोलता है, इनको अछूत सबसे निचले तबके पर रखा गया। क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? वो बेटी ज़मीन में वहाँ लेटी हुई है, भाई से पूरी बात नहीं बहन कर पा रही थी क्योंकि वो होश आ रहा था, जा रहा था, उसने बताया होश में कुछ, बहन ही कर पा रहा जो कंप्लेनेंट है अपनी बहन से, और पुलिस को बताता कि देखिए मेरी बहन को जो उसने नाम बताया था कि संदीप गुड्डू का लड़का और करके बोला, तो आगे वो बेहोश हो गई, नहीं बता पाई। तो वो जल्दबाजी में जब उन्होंने बताया उसको थाने में जा कर के, जो भी कंसर्न वहाँ पर आईओ वगैरह थे, एसएचओ थे, तो उनका कहना था कंप्लेन लिख दो। लेकिन उसी थाने के परिसर में वो पीड़िता बेटी ज़मीन पर, चबूतरा जो था वहाँ पर लेटी हुई हैं, उनको लिटा दिया गया। वहाँ 2-3 पुलिस वाले खड़े हुए हैं और एक कोई पर्सन मोबाइल से वीडियो बना रहा है, और उस वीडियो में ये रिकॉर्ड हो रहा है कि वो बेटी कह रही कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई। एक पर्सन का नाम ले रही है, उस टाइम वो नहीं ले पाई नाम, उस कह रही है ज़बरदस्त, और पुलिस सुन रही है। उसके बावजूद भी पुलिस, देखिए आप, 376 धारा नहीं लगाती, जो कि रेप की धारा है। हमारे अभी भी विलेजेस में ये माहौल है, ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर बेटियाँ खुल करके रेप और बलात्कार जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती, या तो वो कहती हैं उनके साथ गंदा काम किया, या कहती हैं ज़बरदस्ती की गई है। उसके बावजूद भी FIR में 376 सेक्शन नहीं लगा।
अगर वो धारा नहीं लगी तो उसके बाद इन्होंने मेडिकल भी नहीं कराया बेटी का। जो मेडिकल होता है कि अगर रेप की धारा लग जाती है तो मेडिकल होता है, उसका इंटरनल एग्जामिनेशन भी होता है कि उसको डैमेज हुआ है या जिन लोगों ने रेप किया है वहाँ पर कोई सीमन वगैरह अदर एविडेंसेस जो होते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। परिवार का ये कहना है, जो कि उनके स्टेटमेंट है, कि उसके बाद जब उसने भाई ने जल्दबाजी में कंप्लेन दे दी तो उन्होंने उसी कंप्लेन को आधार बना करके, जो कि आधी अधूरी कंप्लेन थी, उसी को आधार बना करके एफआईआर दर्ज कर दी। और फिर भाई और परिवार के जो उनके फादर भी आ गए थे, मदर कह रही कि मेरी बेटी को आप हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो ये मर जाएगी। उनके पास कोई वाहन नहीं है अपना, जबकि हर थाने में जो है वो वैन खड़ी हुई होती है, जो कि पुलिस वहाँ पर अस्पताल में जाती है। उसको अगर नहीं है तो अस्पताल से कॉल करके भी बुलाया जा सकता है, लेकिन इनके लिए कोई किसी वैन की व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें ये एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई जिसमें उस बेटी को ठीक से लिटा के जाया जाए। उस बेटी को ये लोग गोदी में लेकर के, उसके पेरेंट्स और भाई एक प्राइवेट ऑटो में उसको ऑटो रुकवा करके लेकर के बांग्ला हॉस्पिटल जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है और पुलिस वो जो डॉक्टर है वो रेफ़र कर देता है, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। अलीगढ़ जब ये लेकर के जाते हैं तो अलीगढ़ में उस पीड़िता का, बेटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। 15 तारीख को उस पीड़िता को होश आता है, रात के समय जो भी है, तो 15 की रात और सुबह के टाइम वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, सारी चीज़। फिर आप देखिए कि 16 तारीख को ये बात पीड़िता के पिता जो हैं वो लिखवा करके आते हैं, सारी चीज़ वहाँ पर बता करके आते हैं सादाबाद सीओ के यहाँ और थाने में भी। 19 तारीख तक कोई भी व्यक्ति नहीं आता है, ना उसका मेडिकल करवाया जाता है, ना उससे बात की जाती है, ना उसके स्टेटमेंट। 19 तारीख को कोई हेड कांस्टेबल स्टेटमेंट नहीं। उसके बाद जब ये मैटर थोड़ा सा हाईलाइट होता है तो फिर जो सीओ है वहाँ पर राम शब्द, उनको सस्पेंड किया जाता है। और उसके बाद 22 तारीख से वहाँ पर जो है ब्रह्म सिंह सीओ आते हैं, वो 22 तारीख को 376 जो कि गैंग रेप की धारा है उसको लगाया जाता है और अन्य धाराएं भी लगाई जाती हैं। और सोचिए 307 धारा पहले दिन लग गई थी 14 सितंबर को जब एफआईआर हुई थी। SC/ST एक्ट भी लगा था। तो पहले दिन उस थाने के अंदर जो बेटी नाम ले रही थी संदीप का, उसकी अरेस्टिंग भी 20 तारीख को होती। ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रही है, क्यों नहीं काम कर रही है पुलिस। और दूसरा चीज़ आप देखेंगे इसमें, आज तक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, तो वो थाने में जो वर्मा थे, ASI वर्मा, उसका जो इंटरव्यू है स्टिंग ऑपरेशन, उसमें वो ये कह रहा है कि अगर एक्यूज के तरफ से 2 व्यक्ति आकर के ये बोल देते कि ये इन्हीं लोगों ने मारा है, तो हम पीड़िता के खिलाफ ही मुकदमा लिखते थे, उसके परिवार के खिलाफ। मतलब केस कुछ भी हो, पलटने की कोशिश की जाए, केस कुछ भी हो, बेटी मर गई, उसकी डेथ हो गई, इस दुनिया से चली गई, उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसकी इतनी बुरी कंडीशन कर दी इन लोगों ने, उसकी टूटती हुई सांसों को हम सब ने देखा है ना मीडिया में। और ये कह रहे हैं कि कोई भी आ जाता तो इनको, मतलब पुलिस ये कर क्या रहे थे वहाँ पर। और यही सवाल माननीय इलाहाबाद लखनऊ बेंच ने ADG उत्तर प्रदेश को की थी कि अगर इस दलित परिवार, इस गरीब परिवार की जगह आपकी बेटी होती और उसके साथ ये होता, तब आप क्या करते बताओ। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब मीडिया वहाँ पर पहुँची थी, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उसमें ऑनर किलिंग का मामला भी जोड़ दिया गया था, क्योंकि उसके भाई का नाम और जो आरोपी का नाम था वो एकदम सेम था। तो उसमें जोड़ा गया कि भाई के साथ ही इसके उल्टे सीधे संबंध थे, भाई ने सारी चीज़ें की और ऑनर किलिंग परिवार ने ही इसको मारा। इनको 14 सितंबर 2020 में उस बेटी के साथ ये क्राइम होता है। 5-6 अक्टूबर के बाद याद आता है कि ये ऑनर किलिंग है। उसके पहले आप पूरा मीडिया का हर चीज़, इन लोगों के स्टेटमेंट उठा के देखिए, ये नैरेटिव करने की तैयारी थी। पता है क्यों? क्योंकि बाई चांस जो मेन एक्यूज है इसमें, प्राइम एक्यूज है संदीप, जो कि गुड्डू का लड़का है, वो और पीड़िता का जो छोटा वाला भाई है संदीप, उसके दोनों के एक ही नाम है। लेकिन
मैंने जब पता किया, परिवार से मिली, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उसको संदीप को पूछा कि आप उस टाइम कहाँ थे। उसने कहा मैम मैं उस टाइम जब मेरी बहन के साथ ये सब हुआ गांव में, मैं उस टाइम गाज़ियाबाद में वसुंधरा जो जगह है वहाँ पर वो लोग लाल पैथ लैब में वो काम करता है। मैंने तुरंत वहाँ पर अपने कलीग को भेजा। मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था, सीसीटीवी कैमराज की फुटेज है कि वो वहाँ पर मौजूद था। लेकिन सिर्फ नाम होने के इन लोगों ने उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट परिवार को करने की कोशिश की। वो इसलिए और की क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ निकल करके आई कि उस परिवार का जो पीड़ित परिवार है उसके घर में एक फ़ोन नंबर था, एक फ़ोन था, उस पर जो लड़का जो मेन एक्यूज था उसके फ़ोन से बातचीत हुई है। तो पहली बात, किसी परिवार में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर अगर कोई फ़ोन कर रहा है तो ये कैसे क्लियर हुआ कि वो बेटी से ही बात हुई। पहली चीज़, अगर वो बेटी से भी बात हुई है तो इन्होंने एंगल बनाने की कोशिश की, अक्यूज्ड के साइड से एक नैरेटिव गढ़ा गया कि इसको ये बना दो कि वो बेटी का भाई, उसका नाम संदीप, इसका नाम, तो बेटी अपने भाई का नाम ले रही थी पीड़िता, और चूंकि उससे फ़ोन पर बातचीत थी तो इसलिए परिवार ने इनको ऐसे कर दिया। लेकिन उस स्टेटमेंट की कोई बात नहीं कर रहा है जो पीड़िता ने स्वयं दिया है, जो इनका डाइंग डिक्लेरेशन है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। तो वो जब मैंने वहाँ से वीडियो बनवाया, मेरे पास वो है, जिसमें वहाँ पर बताया उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड थे कि हाँ ये जो और सीसीटीवी फुटेज भी है, वो उसमें तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है उसमें कि वहाँ पर वो मौजूद था। और वो लड़का जो संदीप है वो अलीगढ़ में करीब 3-4 बजे के करीब जो भी टाइम है वहाँ, तब वो डायरेक्ट पहुँचा जब गाँव के किसी पर्सन ने बताया कि संदीप तेरे बहन को मार दिया इन लोगों ने, ऐसे करके बोला। तो ये पूरी चीज़ थी। तो ये जब सारी चीज़ें हुई थी, इसमें जब मीडिया पहुंचा, सारे लोग पहुंचे थे, तो एक सीआरपीएफ की हम लोगों ने देखा कि मौजूदगी वो अभी तक बनी हुई है, जो इस तरह की सिक्योरिटी वहाँ पे दी गई है। तो वो सिक्योरिटी क्या दिखाता है, क्यों जो है पीड़ित परिवार इतने डर में जी रहा है, क्यों पीड़ित परिवार से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। शुरुआत में तो जो भी लोग पहुँच रहे थे उन पर लाठीचार्ज तक हुआ है, तो क्यों इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं? देखिए, इसमें कारण क्या है कि लोगों को लगता है ये मुद्दा पॉलिटिकल बन गया, लेकिन मेरे अगर मैं अपना परसेप्शन से देखूं कि ये मुद्दा पॉलिटिकल था ही नहीं। ये सिर्फ इतना था कि एक बेटी के साथ क्राइम हुआ, जिस तरीके का क्राइम हुआ उसमें प्रॉपर धाराएं लग जाती। अगर वो धाराएं लगती उसके अंतर्गत उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू होता, बच्ची का मेडिकल होता और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन करने का इस देश के अंदर सबको अधिकार है। वो आंदोलन किया गया, जिन लोगों ने भी किया, ठीक है, तो उससे चीज़ें उस पर काम से, अगर ये ऑनेस्टली काम हो जाता तो आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सारी समस्याएं हुई तो उसको बता दिया गया कि पॉलिटिकल हुआ भी होगा, लेकिन जो घटना है उससे कोई कैसे भाग सकता है। वो तो सच है ना, रात में जलाया गया, पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है। परिवार की कंसर्न नहीं थी, माँ जो है, बुआ जो है, झोली फैला करके भीख मांग रही कि उनकी बच्ची को दे दिया जाए। आप कह रहे हो कंसेंट थी तो उस बेटी को दफनाया जाता। परिवार का जैसा कहना है कि उनके लास्ट रिचुअल्स हैं वो ये हैं कि जो भी अविवाहिता बेटा या बेटी होती है, अगर उनकी डेथ हो जाती तो उनको जलाया नहीं, दफनाया जाता है। आपने क्यों जला दिया? कैसी कंसेंट थी? पूरा सारा वीडियो, सारी चीज़ें देख चुके हैं, उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि परिवार ने कभी कहा हो। परिवार दहशत में था वहाँ पर। मेरी जब बात हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब विजुअल्स देखे जा रहे थे तो परिवार ये बता रहा था कि उसमें एक जगह दिखाया गया कि सारे लोगों ने अपने आप को घरों में अंदर बंद कर लिया, गेट लगा लिया, जाली लगा ली, क्योंकि वहाँ पर ये किसी ने कह दिया कि गोली चलेगी। यहाँ पर एक परिवार में एक बेटी के साथ गैंगरेप होता है, मर्डर होता है, उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद उस परिवार को नहीं दिखाई जाती है और उसको डेथ सर्टिफिकेट नहीं परिवार को दिया जाता। ज़बरदस्ती बॉडी को रात में 2:30 बजे क्रीमेट कर दिया जाता। वो भी कौन क्रीमेट कर रहा है? गाड़ी ड्राइवर जो उस डेड बॉडी को लेकर के आया। जबकि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, जो भी लॉ कानून है, कि जो भी डिसीज पर्सन होगा वो जिस गाड़ी में होगा पोस्टमार्टम के बाद, उस गाड़ी में एक परिवार का सदस्य होगा। एक परिवार का सदस्य नहीं था।
वहाँ ड्राइवर उठा करके ले जा रहे हैं, क्रिमेशन वाले पॉइंट पर वहाँ पर रख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, उसमें टायर डाले जा रहे हैं, उसमें केरोसिन डाला जा रहा है। वो कैन जो है वो कोर्ट में एग्जिबिट हुई है, वो कैन से केरोसिन डाला जा रहा है, कोई भी आग लगा दे रहा है, क्यों? मुझे लगता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। मुझे तो 2 एंगल समझ में आए, एक आया क्लास का, दूसरा आया कास्ट का। इसके अलावा मुझे और कुछ इस केस में क्लास तो लोग मानने को तैयार है कि गरीब अमीर होता है, इकोनॉमिक जो फ़र्क होता है वो होता है, लेकिन कास्ट एंगल को कोई क्यों नहीं लाता? कास्ट का फ़र्क कोई क्यों नहीं समझ पाता? होता है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि उसको उसका स्टेटमेंट पढ़िए, उस विक्टिम का पढ़िए, उसका ब्रदर का, कंप्लेनेंट का। अगर कास्ट एंगल नहीं है तो उस परिवार के साथ कोई एसोसिएट क्यों नहीं था? आज भी उनके घर में कोई भी, उनका कहना है कि जब सीबीआई ने पूछा है कि आपका इनके घर आना जाना था, तो परिवार कह रहा नहीं, हम लोगों को वो लोग अछूत मानते हैं इसलिए आना जाना नहीं था। ये क्या है? और ये चीज़ जिनको अछूत मान रहे, उनको लोग अपने समकक्ष बैठाल करके इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर वो थाने में रिपोर्ट करने जाएगा या अपनी कहीं बात रखने जाएगा, कौन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी बात, हक अधिकार की बात करने वाला कौन है वहाँ पर? और अगर ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में समाहित हैं, रिजर्वेशन वाली, तो आखिर ये क्यों चीज़ें संविधान में समाहित की गई हैं, क्यों उसमें रखी गई हैं ये चीज़ें? इसका मतलब इस सोसाइटी में कुछ है ना डिस्क्रिमिनेटरी, और अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी है तो उसको ठीक कौन करेगा? उसको मेरा तो ये मानना है कि अगर इस तरीके के केसेस हों जो कि फीमेल के अगेंस्ट हैं, जो कि थर्ड जेंडर के अगेंस्ट हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट हैं, उनको तो आपको जो एलीट क्लास है, जो देश का शेवर्ड क्लास है या जो ओबीसी क्लास है, उनको तो सबसे पहले उनको प्रमोट करना चाहिए ना, हर चीज़ में उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि मुख्य धारा में जब तक ये लोग नहीं जुड़ेंगे, हमारा भारत कैसे इक्वल तरीके से नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित करेगा? तो ये तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हमारी अभी भी जो मनोवृत्ति है वही बनी हुई है कि नहीं, अगर हमारी कास्ट ये है तो हम सुपीरियर हैं। मतलब मैं ये भी कहूँगी कि दलित समुदाय भी जो हैं, जिनमें बहुत सारी जातियाँ हैं, या ओबीसी समुदाय भी है, उसमें भी बहुत सारी जातियाँ हैं, जनरल कैटेगरी की हम बात करें सब, इसमें भी इनके जो टाइटल हैं उसके आधार पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि मैं उससे ज़्यादा ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ। आप सोचिए कैसी कैटेगरी बना रखी है आपने। इंसान, मानवता कहाँ है, ह्यूमनिटी कहाँ है, कहाँ पर? मतलब ये सब जगह है। मैंने देखा है कौन सी एक मूवी आई थी जो आर्टिकल 15, उसमें कहते वो कौन वो हैं, तो वो कौन, पूरा जो प्रशासन है अपनी अपनी जात बताता कि हम ठाकुर हैं, मतलब वो रियलिटी उसमें दिखाई जा रही है ना। तो ये समस्या है। तो मेरा ये अपना मानना है कि देखिए, हम 21st सेंचुरी में हैं, अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, क्यों अपने ही लोगों के साथ ये भेदभाव? और इस चीज़ से किसी को क्यों तकलीफ़ नहीं होती है कि जो परिवार, चाहे वो मेरे घर की बेटी हो, किसी और के घर की बेटी हो, उसके साथ क्राइम हो रहा है, तो हम एक बार अपने घर की बेटी की तरफ देख लेना कि इसके साथ अगर ऐसा होगा तो हमारी रूह कांप जाती। तो आप उस परिवार की बेटी के साथ कुछ हो रहा है ना, तो रूह मत कपाइए, कम से कम न्यूट्रल तो रहिए आप। लेकिन यहाँ न्यूट्रल ना हो करके आप चीज़ों को टेम्पर करते हैं। वही हुआ है इस केस में, चीज़ों को, फैक्ट को टेम्पर किया गया। इसमें अगर प्रॉपर तरीके से एफआईआर होती, सही सेक्शन में मेडिकल होता, तो शायद आज इतनी जद्दोजहद केस में नहीं करनी पड़ती, सारी चीज़ें क्लियर होती ना, तो आसान हो जाता है केस हमारा। वो तो नहीं हुआ ना। संवेदनाएं अगर हम देखें तो कास्ट देखकर ही हमारी संवेदनाएं जुड़ती हैं, और ये सच है बिल्कुल। अगर आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं तो वहाँ पे संवेदनाएं आपकी कास्ट देखकर जुड़ती हैं। ये पूरा जब केस हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पर 144 धारा लगाई गई थी, फिर भी वहाँ पे कई सारे गाँव की जो सवर्ण समाज के लोग थे वहाँ पे पंचायत बिठाते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं पीड़ित परिवार के लिए कि अब दशहरा आ रहा है, उनको फूंक देंगे, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं। किसको फूंकने की बात कर रहे हैं? और अभी भी जो है पीड़ित परिवार जो है डर के साए में जी रहा है। वो एक एक पल जब बाहर दूध सब्जी लेने भी जाता है तभी उनके साथ गार्ड्स जाते हैं या सीआरपीएफ के लोग जाते हैं। तो वो डर उनके बीच में ही क्यों बना हुआ है? आप इस पूरे केस को देख रही हैं तो क्या आपको लग रहा है कि वो क्यों इस डर में जी रहे हैं, जबकि डर किसी और को होना चाहिए? देखिए, डर उनको इसलिए है, 2-3 मुख्य कारण हैं। क्योंकि कल को सीआरपीएफ हटेगी तो क्या वो परिवार वहाँ पर सुरक्षित है? एक तो डेमोग्राफिकल कंडीशन आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है।
वो ख़ानदान के 2-3 लोग परिवार हैं, वाल्मीकि परिवार जो है, और वहाँ पर पूरे एरिया की मैं बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा है जिस पर्टिकुलर समुदाय से एक्यूज्ड पर्सन आते हैं। तो केस डिसाइड होने के बाद कौन गारंटी लेगा इस चीज़ की? फिर उसके बाद वही कि केस लड़ा जाए, इनके दलित समुदाय से थे, इनके साथ न्याय होना चाहिए। इसको मैं वैसे भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं ट्रायल होने के बाद किसी को सज़ा मिलती है तो हम उसको विक्टिम परिवार का न्याय नहीं मानते। उसको मैं इस तरीके से इंटरप्रिटेट करूँगी, इंटरप्रिटेशन, कि जिन लोगों ने जो क्राइम किया उसकी उनको सज़ा मिली। विक्टिम को न्याय तो तब मिलता जब वो जीवित रहती। ऐसे तो आप देश की बेटियां मर ही रही हैं, उनको कहाँ आप जस्टिस का मतलब है आर्टिकल 21, उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसके साथ ये जस्टिस होना चाहिए। अपराधियों को सज़ा दिला करके आप कह रहे हैं कि देखिए हमने सज़ा दिला दी। सज़ा दिला करके कौन सा बड़ा काम हो गया? प्रोटेक्ट कितनी बेटियों को कर लिया। सीमा जी, अगर हम इसमें कास्ट ना लेकर आएँ और सारी चीज़ें मतलब एक कानून के तहत होती कि किसी के साथ अपराध हुआ है, किसी के साथ रेप हुआ है, उसके बाद सारी चीज़ें सॉल्व आसानी से होती, तो क्या क्या चीज़ें होती और किस तरह की सज़ा कब तक मिल जाती? देखिए, अगर इस पर हम बात करें तो मुझे लगता है एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, कि अगर दलित समुदाय का ना हो करके मैटर, ये अगर उस पर्टिकुलर समुदाय के लोग होते जो एक्यूज्ड हैं, हाँ, उल्टा कर दें, तो वो एक तो उनके अंदर डर नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अपनी बात कॉन्फिडेंस से रख लेते। परिवार तो यहाँ पर डर डर के अपनी बात रख रहा है, और ये सोसाइटी में हम लोगों ने ही माहौल पैदा किया हो, चाहे वो एक्यूज्ड परिवार के समुदाय के लोग हों और चाहे वो किसी और समुदाय के लोग हों। जाते हमारी बहन के साथ ये हुआ, ये FIR लिखो, आपने क्यों नहीं कराया, थाने पर भी बवाल करेंगे, सारी चीज़ होगी, ठीक है। वो ऐसा इस केस में नहीं हुआ, क्योंकि इतना रियलाइज़ करवा दिया गया है कि आप अछूत हैं, कि वो इंसान अपने आप को मतलब उस धारा में अगर कोई जोड़ना भी चाहे तो उसको डर लगता है एक बार कि हम नहीं जुड़ेंगे। और ये सच है। उस परिवार को मैं जानती हूँ कि अभी CRPF सिक्योरिटी में होने के बावजूद भी उनकी हालत ख़राब होती। कहती मैम जब हम निकलते हैं तो गांव के लोग ही हंसते हैं, कहते हमारे घर के तो लड़के छूट करके आ जाएंगे और देखते तू क्या कर लेगा, इस तरीके का पूरा माहौल रहता है। क्या आपको लग रहा है, मान लीजिए अगर ये सरकार वापस आई और ये सिक्योरिटी जब हट गई तो क्या होगा इस परिवार? देखिए, मेरा जो अपना मानना है कि एक्चुअल में अगर इक्वलिटी की बात हो रही है तो सरकार किसी की भी आए, चाहे BJP की, सपा, किसी की भी सरकार है, बसपा की, जस्टिस दिखना चाहिए। वो ऐसे SC ST एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर किसी परिवार के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो जो प्रोविज़न है उसमें ये है कि उनको एकोमोडेशन की व्यवस्था करवाई जाएगी, रहने की। कोई और उनको घर दिया जा सकता है, या उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था कराई जा सकती है, या जो आश्रित लोग हैं उनको पैसे वगैरह भी सपोर्ट किया है। तो इसमें इंश्योरेंस चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के उन्होंने किया था परिवार को, जो कि अभी तक नहीं दिया गया। नौकरी की भी बात की गई थी कि इसको फास्ट ट्रैक करने की बात की गई थी, और साथ ही साथ इसमें परिवार को एकोमोडेशन जो कि हाथरस शहर में देने की बात की गई थी। इसमें से एक भी चीज़ अभी तक नहीं की गई कि जिससे अगर कल को CRPF हटती है तो वो परिवार अपने गांव में उस दूसरे एरिया में अपने आप को सेफ सिक्योर फील कर सके। तो ये आई थिंक करना चाहिए था। अगर इससे पहले हम लोगों ने मामले देखे थे, तो निर्भया वाला केस हम लोगों ने देखा। निर्भया वाले केस में रहने के लिए घर भी उनको मिला, उनके भाई को नौकरी भी अच्छी मिली, अभी हाल ही में जो है पायलट की नौकरी मिली, और जो मुआवजा था वो भी अच्छा खासा मिला। इस केस में इतनी लेट क्यों हो पा रहा है? देखिए, इसको मुझे लगता है कि निर्भया वाले केस में एक चीज़ थी कि पूरा जो देश था वो यूनाइट था। दिल्ली में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, इतना बुरी तरीके से उनके साथ बर्बर तरीके से बर्बरता किए गए, किसी को नहीं पता था कौन बेटी किस समुदाय की है, क्या है, कुछ भी नहीं। सब एकजुट होकर के मांग कर रहे थे, और पुलिस ने वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम किया।
हम सब जो आवाज़ उठा रहे थे वो उनकी जस्टिस के लिए उठा रहे थे। यहाँ पर तो पहली आवाज़ ही इसलिए उठी क्योंकि धाराएं सही धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। इस केस में जब हम लोगों ने देखा, शुरू में ये केस किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे हुआ, और ऐसे कई सारे हमारे देश में केस हैं कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि डेली जो है लगभग 90 केस होते हैं, 90 रेप केस होते हैं जो डेटा बताता है, हमारा NCRB का डेटा बताता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। इस केस में भी ऐसा हुआ। जब मैंने जो है पिताजी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी कहा कि सिर्फ हमारे समाज के लोगों ने ही हमारा साथ दिया, और वहाँ के लोग जो हैं अभी भी, जो मैं हाल ही में इंटरव्यू करके आई तो वहाँ के उनकी माताजी ने बताया, पीड़िता की माँ ने बताया कि हमसे गांव के लोग जो इस घटना से पहले बहुत खुल मिल के बात करते थे, हर त्योहार पे मेल जोल था, वो इस घटना के बाद यहाँ तक कि कोई बच्चा तक हमारा हालचाल पूछने नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं हमारे देश में, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप लगातार इस तरह के केसेस को देख के आ रही हैं, और इस केस को तो बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। जब मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें कूदा तो इस केस को बिगाड़ने की कोशिश की गई कि जो है फंडिंग, इनको इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, और क्या कहते हैं इसमें नक्सली एंगल ढूंढा गया, आतंकी एंगल ढूंढा गया, भाभी को बहुत सारी चीज़ें कहा गया, जो भाभी जो बहुत वोकल थी और इस मामले को बहुत सारी चीज़ें बता रही थी। ये चीज़ें आपने बिल्कुल करीब से देखी, क्या लगता है आपको क्यों हमारे देश में इस तरह के केसेस को बिगाड़ने की कोशिश की? देखिए, NCRB का जो डेटा है उसमें जितने भी केस पर डे रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसके जस्ट 50% और उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये रजिस्टर्ड केस हैं। जो केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, जो लोग सोसाइटी के वजह से छुपा रहे हैं चीज़ों को, उनको कैसे नहीं काउंट किया जाएगा? क्योंकि लोग डर के वजह से छुपा रहे हैं केसेस को। लोगों को लगता है कि अगर ये क्राइम हुआ, मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, तो कल इससे कौन शादी करेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी, इस तरीके के केसेस जो बिगाड़ने की कोशिश मैं समझ पा रही हूँ कि जब भी क्राइम होता है तो जो भी गवर्नमेंट है या जो वहाँ की लोकल पुलिस है, वो जब सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, और जब वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं तो वो केस को बिगाड़ने की या दूसरा एंगल देने की कोशिश करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि होना ये चाहिए कि आप शुरुआत से ही सही से करो, तो ना किसी गवर्नमेंट पे उंगली उठेगी, ना किसी पुलिस पर उंगली उठेगी, जो कि नहीं होता है। और केस बिगाड़ने की कोशिश ये फिर होने लगती है कि अगर अब मेरा नाम आ रहा है, यहाँ पर इस पुलिस वाले ने प्रॉपर FIR नहीं की, इनकी गवर्नमेंट है, यहाँ पर कौन था, किस समुदाय से लोग हैं, तो फिर वो चीज़ों को एक अलग नैरेटिव करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि इस केस में, पूरे केस में हुआ। इसमें जो DM हाथरस थे, उनका सोचिए हाई कोर्ट में वो अगेन वीडियो दिखा रहे हैं बेंच को कि ये माँ का पहला वीडियो देखिए। अरे उस नोबडी नोज, जस्टिस बेंच ने बोला उस बेटी के अलावा किसी को नहीं पता था, और उसका डैंग डिक्लेरेशन है, वो अभी मैटर सब जुडिस से चल रहा है, डिसाइड होगा, लेकिन लोग अपनी ओपिनियन बना रहे हैं। आप ये बताइए, आज की डेट में हमारे देश में जो मीटू कैंपेन चला था, मीटू कैंपेन क्या था? जिनके साथ 15-20 साल पहले भी जिनके साथ मिसबिहेव हुआ, जिनका हरासमेंट हुआ, जिनका रेप हुआ, वो खुल करके आवाज़ उठा रही। उनसे सवाल करिए 20 साल पहले क्यों नहीं किया? एक ही आंसर मिलेगा, समाज का स्ट्रक्चर, जॉब की इनसिक्योरिटी, परिवार के द्वारा त्याग दिया जाना, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलना, फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं होना, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होना। जब ये सारी चीज़ें एक बेटी के पास नहीं है, उस परिवार के पास नहीं है, तो वो कैसे तुरंत आकर के इन चीज़ों को एक बार में सब बता जाएगी? टाइम लगता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जो रेप मैटर्स होते हैं, पीड़िता जब बताए, जब बात करे, उसको सिंसियरली दर्ज करना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए, जिससे वो उस ट्रॉमा से बाहर निकले।